हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीसीटी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना चाहिए, वो है ओल्ड पेपर्स को लगाना। देखिए, ओल्ड पेपर्स जो हैं उनमें आपको ये पता चलता रहता है कि नए क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके के सवाल हल होते हैं और आपकी लेटेस्ट तैयारी होती रहती है। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 4 मार्च 2022 को शिफ्ट 1 में जो सीबीसीटी का पेपर हुआ था उसको आज हम साथ में सोल्व करेंगे और मैं सवालों को हल कर कर भी आपको बताऊंगा और जो ज़्यादा कठिन सवाल होंगे उनको भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये सवाल कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं एग्जामर। अगर आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तो ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, जो सवाल मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा हो सकता है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूं, क्योंकि अगर मैं पूरी लैंग्वेज पढ़ूंगा ना क्वेश्चन की तो टाइम लगेगा, आपको समझने में देर लगेगी। इसलिए मैं जो मेरी भाषा में सवाल मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। आप उसको समझकर उसका आंसर देखने की कोशिश करना ताकि साथ में हम उसको सॉल्व कर सकें। कि अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो आप वीडियो पॉज करके उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि विंडोज़ ओएस का उपयोग करते समय वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो का वर्णन करने के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए, सवाल का मतलब ये है कि जैसे आप विंडोज़ ओएस चला रहे हैं तो उसमें जो वर्तमान में जो विंडोज़ खुली हुई है उसको क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने ये विंडो दिख रही है तो हम इसको कहते हैं एक्टिव विंडो। एक्टिव यानी चालू विंडो, जो आपके सामने वर्तमान में है, वर्तमान में उसे हम कहते हैं एक्टिव विंडो। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आपको ये आना ही चाहिए। अगर आप सीबीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव विंडो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डैश सिस्टम ऑफिस क्रियाएं जैसे कि लिखित संचार तैयार करना, प्रिंटिंग करना, शेड्यूल करना, रिपोर्ट बनाना आदि में मदद करने के लिए संचार प्रौद्योगिकी लोगों और कंप्यूटर को जोड़ती है। सवाल का मतलब ये है कि वो कौन सा सिस्टम है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, लोगों को और कंप्यूटर को जोड़ता है जिससे कि ऑफिस के काम हो सकें, जैसे प्रिंटिंग करना, शेड्यूल करना इत्यादि काम हो सके। देखिए, ये सवाल आपको शायद ही किसी नॉर्मल बुक के अंदर मिले। इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके अंदर 6 इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। कितने? 6 इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। उसमें से एक होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन का मतलब आपको पता है कि जब कोई काम ऑटोमेटिकली चलता रहे तो उसको हम ऑटोमेशन सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि कोई भी काम को हम ऑटोमेशन पे डाल दें। तो यहाँ पर सवाल से ही आप समझ जाइए सवाल में क्या हो रहा है कि भाई लेटर लिखना, प्रिंट करना, ये करना, वो करना, तो ये ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है जिसके अंदर ये तकनीक पाई जाती है। अब इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि वो है तो है, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका ऑफिस ऑटोमेशन, और बाकी को भी आप याद कर सकते हैं लेकिन इतना ही कर लें वही काफ़ी है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो है कि जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स विल ऑलवेज बी डाउनलोडेड व्हेन ए न्यू सॉफ्टवेयर इज़ डाउनलोडेड। देखिए, जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो जो फाइल डाउनलोड होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, यानी कि उसकी क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इसका आंसर है EXE। ये आपका जैसे आप गाने सुनते हैं तो वो .mp3 में होता है गाना वगैरह, वीडियो MP4 में होता है या MKV में होता है। तो इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो .exe फॉर्मेट में होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए अगर आप सीबीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इन टर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर RISC का मतलब क्या है। देखिए, इसमें RISC का फुल फॉर्म पूछा है। तो RISC जो है उसका फुल फॉर्म में रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इसका ऑपोजिट होता है CISC जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली फुल फॉर्म है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा बेसिक यानी आधारभूत कार्य नहीं है। यहाँ पर याद रखिए, आप सवाल से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि देखिए कंप्यूटर में आप टेक्स्ट तो कॉपी करते ही हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा उसका मेन कार्य है, मतलब मुख्य कार्य नहीं है, वो पूछा है। तो देखिए, कंप्यूटर आपका डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, लेकिन टेक्स्ट को कॉपी करना ये उसका कोई बेसिक यानी कि उसका मेन कार्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को कॉपी करना। अगला सवाल है कि जीमेल में श्रेणियों की संख्या कितनी है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप जीमेल खोलते हैं तो जीमेल के अंदर आपको ऐसा बॉक्स दिखते हैं, ये कैटेगरी बनी हुई होती है। तो कितनी कैटेगरी पाई जाती है आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 कैटेगरीज इसके अंदर आपको मिलती है। प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट्स और फोरम। तो जीमेल आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 5 कैटेगरीज मिलती हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंसर्ट इंडेक्स जो ऑप्शन है वो MS वर्ड 2016 में किस टैब के अंदर आता है। देखिए इसके लिए आप क्या करिए, जितने भी टैब होते हैं उनको डिटेल में पढ़ लीजिए और उनके ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सवाल है इसका आंसर है आपका रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर आपको इंसर्ट इंडेक्स दिख रहा होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा। रेफरेंस टैब के अंदर आपको इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन मिलता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कॉम्बिनेशन टू क्लोज द प्रोग्राम विंडो करंटली एक्टिव इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है शॉर्टकट के ऊपर, यानी कि अगर आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है उसे आप बंद करना चाहते हैं तो उसका क्या शॉर्टकट की है, तो उसका शॉर्टकट की है एल्टर F4। अब जैसे मैंने आपके सामने ये नोटपैड खोला है, अब मैं एल्टर F4 दबाया तो ये देखिए कट गया। तो इस तरीके से ये बहुत ही कॉमन शॉर्टकट है जो आना चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने बुक में भी बताया है कि बुक में भी इसका शॉर्टकट दिया गया है जो हमारी बुक है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी का संयोजन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह का जो नेटवर्क होता है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी के अंदर जब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। बाकी टोपोलॉजी के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। बस टोपोलॉजी ऐसी होती है, लाइन मेश रिंग, यानी कि इसमें रिंग बन गया, इसमें स्टार बन गया, इस तरीके से टोपोलॉजी होती है, यानी कि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ दिया जाता है तो इस तरीके का मैश और डिज़ाइन बन जाती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। कौन सी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है। पहले बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है। देखिए स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि आप एक्सेल चलाते हैं, इसमें जो कैलकुलेटर की तरह जो आपकी एप्लीकेशन होती है जो डेटा को स्टोर करती है उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। अब स्प्रेडशीट के अंदर कौन कौन से नहीं आते हैं, तो देखिए इसके अंदर आपका MS एक्सेल, ओपन ऑफिस और गूगल शीट, ये तीनों ही स्प्रेडशीट है। लेकिन MS वर्ड जो है वो स्प्रेडशीट नहीं है, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इतने तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड यूज़ भीम टू मेक ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर आप भीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे UPI वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी, एक सिम की ज़रूरत भी पड़ेगी, बैंक खाता चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए खरीदे कंप्यूटर बुलेट बुक। यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बुक को खरीदने की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन ए चार्ट द आर्क लेंथ ऑफ ईच स्लाइस इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स। यानी कि इसमें बताया गया है, पाई चार्ट का सवाल है। चार्ट जो होते हैं वो आपको MS एक्सेल और MS वर्ड में मिल जाते हैं, जैसे ये हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। तो जो आपका पाई चार्ट होता है इसके सेंटर से लेकर एंड तक जो लाइनें होती हैं उनकी साइज़ बिल्कुल बराबर होता है। इस तरीके से हमारे सवाल का जवाब है पाई चार्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, यानी कि कौन सा एक एग्जाम्पल है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। देखिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ये होता है, मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है और आप चाहते हैं कि कुछ ही लोग उसमें जा सकें, तो आप उसमें जो कंट्रोल लगाएंगे उसे हम कहेंगे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। यानी कि एक्सेस यानी कि अंदर आने के लिए जो आपने कंट्रोल सिस्टम लगाया उसे हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। जैसे इनमें से कौन सा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आप एक्सेस कंट्रोल में फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, नंबर का लगा सकते हैं और कार्ड का लगा सकते हैं, इस तरीके से डिवाइस लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फिंगरप्रिंट रीडर, क्योंकि वाईफाई, हॉटस्पॉट, मॉडेम ये चीज़ नहीं है, बल्कि फिंगरप्रिंट से कोई भी इंसान को हम एक्सेस दे सकते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए डैश वेब ब्राउज़र में डिनाई एक्सेस टू ए वेबसाइट व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ ए वेबसाइट इज़ एक्सपायर्ड एंड द डैश ऑफ वेबसाइट कैन नॉट बी वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेबसाइट है उसका एक प्रमाण पत्र होता है, जो भी वेबसाइट होती है ना उसके अंदर एक प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वो जो आपका ब्राउज़र होता है वो आपको मैसेज भेजता है कि आप इस वेबसाइट पर गए तो हो सकता है कि आपका डाटा लीक हो जाए, या इस तरीके से कुछ मैसेज वगैरह देता है।
तो असल में ये होता है कि जो वेब ब्राउज़र होता है वो वेबसाइट की आइडेंटिटी को यानी उसकी पहचान को नहीं सत्यापित कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहचान। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य इंटरफेस है जो उपकरणों एक होस्ट कंट्रोलर जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बीच संचार को सक्षम बना। देखिए इस सवाल का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो कि कनेक्ट करता है मोबाइल पीसी वगैरह। तो आपको USB इसका आंसर है, बिल्कुल कॉमन है। आपके मोबाइल के चार्जर में भी USB पिन होता है, इस तरीके से आप इसे कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डिस्क विंचेस्टर डिस्क के रूप में जाना जाता है? देखिए सवाल का जवाब है हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसे हम विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। अगला सवाल है सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा ये किसके एग्जाम्पल है? ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। अगला सवाल है कि प्रिंटर का वो प्रकार जिसमें स्याही, रिबिन और कागज़ के बीच सीधे संपर्क द्वारा अक्षरों से मुद्रित किया जा सकता है कहलाता है। इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है कि स्याही की एक रिबिन होती है, उसके ऊपर ज़ोर से किसी चीज़ को मारा जाता है हैमर की तरह, उससे प्रिंट होता है और उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला सवाल है MS वर्ड में आप F3 का इस्तेमाल करके कितने केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चेंज केस कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मैंने शिफ्ट F3 दबाया, ये 1 2 3, 1 2 और 3, टोटल 3 केस इसमें आपको दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि आप 3 केस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि जो सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है उसकी वजह से डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग होता है, यानी कि ये पूछ ये रहे हैं कि अगर एक सिंगल लाइन है तो उसमें कितने पॉइंट की स्पेस बढ़ता है और डबल में कितना बढ़ता है। तो इसका आंसर है कि आपकी जो सिंगल लाइन होती है इसमें 12 पॉइंट होते हैं और डबल लाइन में 24 पॉइंट होते हैं। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो सिंगल लाइन होती है उसके अंदर 12 पॉइंट का स्पेस आता है और डबल लाइन के अंदर आपको 24 पॉइंट का स्पेस आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग। अगला सवाल है MS वर्ड में रीडो कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो कंट्रोल Y बिल्कुल कॉमन सा है, आपको आना ही चाहिए। अगला सवाल है MS वर्ड में एकल पृष्ठ यानी सिंगल पेज में कई विभिन्न अनुभाग यानी कई तरीके के सेक्शन में डिवाइड करने के लिए कौन सा ब्रेक का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए ब्रेक का मतलब होता है कि किसी पार्ट को अगली जगह भेजना, आगे भेजना। जैसे मैं यहाँ पर पेज ब्रेक देता हूँ। देखिए मैं होम पर गया, मैं इंसर्ट पर गया, यहाँ मैंने पेज ब्रेक दिया तो वो जो भी मैटर था वो अगले पेज पर आ गया। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि एक ही पेज में कई सारे डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सेक्शंस बनाना है तो कौन सा ब्रेक देंगे? सेक्शन ब्रेक। अब सेक्शन ब्रेक कहाँ से आता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पेज लेआउट में आप जाएंगे, यहाँ पर ब्रेक से आपको दिख रहा है ये सेक्शन ब्रेक, इसके अंदर आप कंटिन्यूस वाला कर दीजिए तो ये आगे आ जाएगा। इस तरीके से आप इसमें सेक्शन ब्रेक दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्शन ब्रेक आपका आंसर हो जाएगा सेक्शन ब्रेक। अगला सवाल है एक लेज़र प्रिंटर में किसका इस्तेमाल होता है? देखिए लेज़र प्रिंटर में इस्तेमाल होता है टोनर कार्ट्रिज का। ये तो आपको पता ही होगा कि जो आपके लेज़र प्रिंटर होते हैं उनके अंदर टोनर होता है, उसके अंदर इंक भरते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टोनर कार्ट्रिज। अगला सवाल है कि ध्वनि को स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग। अगर आप किसी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। अगला सवाल है कि अगर आपको किसी चीज़ को सेव एज़ की तरह सेव करना है तो आप किस की का इस्तेमाल करेंगे? तो उसका आंसर है F12। तो ये एक शॉर्टकट है जो आपको आना चाहिए कि अगर आप F12 का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ F12, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप इसके अंदर सेव एज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है कि MS वर्ड 2016 में जो ट्रैकिंग ऑप्शन होता है वो कौन से टैब के अंदर मिलता है? तो देखिए ये जो ट्रैकिंग ऑप्शन है ना वो ट्रैक चेंजेस के अंदर होता है, ये रिव्यू टैब के अंदर आपको मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि MS वर्ड में कंट्रोल E कमांड से आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल E यूज़ करेंगे तो जो भी आपने लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। जैसा देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल E दबाया तो सेंटर में आ गया। ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए आप कंट्रोल E का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? देखिए जो यूनिक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उबंटू, विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है
और इसके अंदर आपको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी मिलता है। अब यहाँ लिखा गया है कि प्रदान नहीं करता है, तो ये आपका कथन गलत है, यानी इसके अंदर आपको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मिलता है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि GIF और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल के अंदर कितने तरीके के कलर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आपका जो GIF फॉर्मेट होता है उसके अंदर मात्र 256 कलर्स का इस्तेमाल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 256। अगला सवाल है कि प्रिंटर रेजोल्यूशन जो होता है उसको आप किस में नापते हैं, तो उसका आंसर है DPI डॉट पर इंच। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, CPCT में कई बार पूछा जा चुका है, आज से 2 साल पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद ही कर लीजिए कि डॉट पर इंच में आपका प्रिंटर का रेजोल्यूशन नापा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो किसके अंदर सेव होता है, किसके अंदर रहता है, तो इसका आंसर है रोम, यानी कि बायोस जो है वो रोम के अंदर पाया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो खुले हुए हैं तो आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मैं कंट्रोल F6 आपको दबा के दिखाता हूँ। कंट्रोल F6 मैंने यहाँ दबाया तो मेरे सामने के 2 वर्ड डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, तो वो उन दोनों की तरफ मुझे लेके जा रहा है। अब जैसे मुझे दूसरे वाले की तरफ जाना है तो ये देखिए मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे अपने माउस को नहीं हिलाना पड़ेगा, मैं बस कंट्रोल F6 दबाऊंगा तो वो दोनों के बीच में घूमता रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ घूमता रहेगा। इस तरीके से इसका आंसर है कंट्रोल F6 से हम जो खुले हुए वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें साइकिल कर सकते हैं ना, घूम सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए खरीदे कंप्यूटर बुलेट बुक। यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बुक को खरीदने की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। अगला सवाल है कि जो आप मेल मर्ज करते हैं उसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट को चुनते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा निम्नलिखित में से नहीं चुना जा सकता, यानी कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। मेल मर्ज क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को मेल करना है तो आपको बार बार उनका नाम चेंज करना पड़ेगा या डाटा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई इनविटेशन देना है बर्थडे पार्टी का, शादी का, तो आपको मात्र मैटर वही लिखना है, सिर्फ नाम जो ऊपर रहेंगे जो जिसको आपको भेजना है वो अपने आप ही आपका सॉफ्टवेयर चेंज करके आपको दे देगा और मेल भी कर देगा। इस तरीके के सिस्टम इसमें अंदर होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन में देखिए लेटर, एनवेलप और डायरेक्टरी। मैं इसको दिखा देता हूँ, लेटर, एनवेलप और डायरेक्टरी। इसके अंदर आपको क्या नहीं दिख रहा है वो है इमेज फाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज फाइल जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला सवाल है द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द अर्ली वेब ब्राउज़र डेवलप्ड, यानी इसे किसने बनाया था। www को बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जब आप एक वेबसाइट के किसी आइकन या इमेज या हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वेब पेज आपको दूसरे पेज पर ले जाता है। देखिए इसका आंसर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक लिंक होती है किसी टेक्स्ट में या इमेज के अंदर फिट कर दी जाती है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, उसमें कोई इमेज दिख रही है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो किसी दूसरी वेब पेज पर आप चल जाते हैं, तो इस तरीके की हाइपर लिंक होती हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल है कि MS एक्सेल में फंक्शन का परिणाम कितना होगा, यानी कि इसको आप यूज़ करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा। तो हम MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा। इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इससे हमारा आंसर आ रहा है नो। तो इस फंक्शन से जो हमारा आंसर आया है वो है नो। अगला सवाल है कि FDisk यूटिलिटी का इस्तेमाल किस में किया जाता है। देखिए FDisk जो है उससे आप पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पार्टीशन को देख सकते हैं। FDisk में आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके की FDisk यूटिलिटी होती है। इसमें आप पार्टीशन बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इस तरीके के कार्य इसमें होते हैं। तो FDisk का आंसर हो जाएगा 4th वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हार्डवेयर सेटिंग, कनेक्टिविटी, उपयोगकर्ता प्रोफाइल, सुरक्षा सेटिंग और नाम, कंप्यूटर नाम सहित ऑपरेटिंग सिस्टम को संपादित करने के लिए निम्न में से कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक अनुभाग है। देखिए सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ यानी कि आपकी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ये फंक्शंस मिल जाएंगे। इसका आंसर है सिस्टम प्रॉपर्टीज़। अगला सवाल है MS एक्सेल 2016 में पिवट टेबल विकल्प निम्न में से किस मेन्यू टैब के अंतर्गत आता है। ये वही टेबल वाला सवाल आ गया है। आपको जो इंसर्ट मेन्यू होता है उसके अंदर पिवट टेबल का ऑप्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू टैब। अगला सवाल देखते हैं। वाइल वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट हाउ कैन यू ओपन अनदर न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए शॉर्टकट है,
ये बहुत कॉमन सा सवाल है कि जैसे अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट टैब सेटिंग निम्नलिखित में से क्या होती है। तो इसका आंसर है 0.5 इंच की टैब सेटिंग डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होती है। ये आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद हो जाना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लैंडस्केप पेज के जो ओरिएंटेशन होता है उसमें पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से डैश होती है। देखिए सवाल का मतलब ये है कि अगर कोई खड़ा पेज होता है तो उसकी जो हाइट होती है वो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई पेज आड़ा होता है यानी कि लैंडस्केप मोड पर होता है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो उसकी चौड़ाई से ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। अगला सवाल MS वर्ड में आपका डाटा कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+C Ctrl+V। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। Ctrl+C Ctrl+V से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है। देखिए बायोमेट्रिक सेंसर में आप DNA हो सकता है, इरिस पैटर्न यानी कि आँखों का जो पैटर्न होता है वो हो सकता है, सिग्नेचर की डायनेमिक्स यानी कि सिग्नेचर की गतिशीलता हो सकती है, लेकिन बॉडी वेट नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए एक इंसान का जो बॉडी वेट होता है ना वो सुबह शाम में भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये तीन सही है, तो इसलिए 4th वाला आपका गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4th, शरीर का वजन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक टच स्क्रीन तकनीक SAW का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर है सरफेस अकॉस्टिक वेव, ये आपका फुल फॉर्म है। तो ये एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती है जिसका फुल फॉर्म है सरफेस अकॉस्टिक वेव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि LCD में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के संदर्भ में 16:2 LCD का क्या दर्शाता है। यानी कि पूछ रहे हैं कि 16:2 का क्या मतलब है। देखिए 16:2 का मतलब ये है कि 2 लाइन और 16 अक्षर दिख रहे हैं आपको, 2 लाइन है और 16 अक्षर हैं, तो 2 पंक्ति और 16 वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EEPROM इज एक्रोनिम ऑफ, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर है 2nd। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंकिंग व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के बारे में कौन सी विधि है जो एक अच्छी आवाज़ को पाने के लिए सबसे अच्छे तरीके को बताती है। यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा अगर आप गुड क्वालिटी की साउंड चाहते हैं। तो इसका आंसर है कि साउंड कार्ड को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए CPU, मदरबोर्ड और मेमोरी अपग्रेड करने से कुछ नहीं होगा, आपको जो साउंड कार्ड है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड को अपग्रेड करना। अगला सवाल है कि डैश वीडियो या मीडिया में वेब उपयोगकर्ता को फाइल चलाने के लिए पूरी फाइल डाउनलोड होने की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। यानी कि स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आप किसी भी वीडियो, ऑडियो, मीडिया को ऑनलाइन चला सकते हैं और उसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे हमारे टोटल 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर पार्ट के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकें। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है GK मैथ्स रीजनिंग पैसेज वाला, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं। CBCT के अंदर कंप्यूटर पार्ट की तैयारी के लिए आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट थ्योरी दी गई है और इसमें हर चैप्टर के बाद MCQ प्रश्न बैंक मौजूद है और 1400 के करीब इसमें प्रश्न आपको मिलते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी और इंग्लिश में देने से ये फ़ायदा है कि आपको हर सवाल हिंदी में हल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इंग्लिश में भी देखना चाहिए। कई सवाल ऐसे होते हैं जो आप हिंदी में हल नहीं कर सकते कंप्यूटर के, आपको इंग्लिश में देखना ही पड़ता है। इसलिए आपको इस बुक के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस मिलते हैं और जो क्वेश्चंस है वो सरल से इजी की तरफ जमे हुए हैं। यानी कि पहले सरल क्वेश्चन है, उसके बाद कठिन, और एक ही टॉपिक के क्वेश्चन लाइन से चलाए गए हैं, आगे पीछे नहीं है, ताकि आपको याद भी हो जाए पढ़ते पढ़ते। और इसमें जो क्वेश्चन है वो CBCT की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसी से लिए गए हैं, अलग से नहीं लिए गए, ताकि आपको एक्चुअल नॉलेज हो सके CBCT क्वेश्चन का। और इसके अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल के भी डिटेल चैप्टर मौजूद हैं, यानी कि आपको उसमें शॉर्टकट वगैरह और ऑप्शंस वगैरह को भी समझाया गया है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बारे में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपको, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप इसको अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट भी खरीदना चाहें तो वो भी आप इसको खरीद सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट या सवाल आपके मन में है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।